आपका मैं हूं आपके साथ सुमित झा। नसरल्लाह मारा जा चुका है। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने बड़ा एक्शन लिया और अब हूती के खिलाफ आईडीएफ ने बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इजरायली सेना ने हूती के ठिकानों पर अटैक किया है, जबरदस्त अटैक किया है। हूती के खिलाफ आईडीएफ का बड़ा ऑपरेशन। यमन के हुदैदा में आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक की है। इस हमले में अब तक 105 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। हुदैदा में आईडीएफ की 10 एयर स्ट्राइक हुई है। हुदैदा पोर्ट और पावर स्टेशन पर हमला किया गया है। 1800 किलोमीटर दूर यमन में अब भीषण स्ट्राइक। साफ तौर पर इजराइल ने यह बता दिया कि जब तक चुन चुनकर दुश्मनों को खत्म नहीं करेंगे तब तक रुकेंगे नहीं। हिजबुल्लाह को खत्म किया। हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर नसरल्लाह को मारा और तमाम बाकी कमांडर को मार चुका है। अब निशाने पर हूती है। सीरिया में हूती संगठन भी बताया जाता है ईरान समर्थित संगठन है जो इजराइल के खिलाफ लगातार हमले करता रहा है, साजिशों को अंजाम देता रहा है। और अब इजराइल ने ये बता दिया कि जो भी दुश्मन है, चाहे वो दक्षिणी छोर पर उत्तरी छोर पर हो, सभी को चुन चुन कर मारेंगे और एयर स्ट्राइक के जरिए सीधे ऊपर से बम बरसाया जा रहा है। तो कई फ्रंट पर अब संग्राम। बेंजामिन नेतन्याहू ने ये ऐलान कर दिया है। कई फ्रंट पर अब ये संग्राम शुरू हो गया है। नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया कि जो भी दुश्मन किसी भी फ्रंट पर हो उसे मार गिराया जाएगा। पहला फ्रंट गाजा हमास से युद्ध, वहां गाजा को खाली करवाया, हमास पर जबरदस्त स्ट्राइक किया। फिर दूसरे फ्रंट पर लेबनान में हमला किया, हिजबुल्लाह से जंग और हिजबुल्लाह में टॉप कमांडर नसरल्लाह को मार गिराया, वहां जबरदस्त तबाही हुई। और अब तीसरा फ्रंट यमन में हूती पर अटैक शुरू हो गया है। आपको बताते हैं इजराइल के ये 4 दुश्मन कौन कौन हैं। इजराइल के 4 दुश्मन में फिलिस्तीन, 1 साल से युद्ध जारी है, गजा को तो खाली कर लिया। फिलिस्तीन में हमास को समर्थन था। लेबनान में हिजबुल्लाह वहां पर पैठ बना हुआ था। हिजबुल्लाह पर अटैक अभी भी जारी है। टॉप कमांडर नसरल्लाह मारा जा चुका है। और अब यमन में हूती पर हमला शुरू हो गया है। ईरान समर्थित ये तमाम जो आतंकवादी संगठन है ईरान समर्थित हैं और ईरान को ये सीधी चेतावनी है कि प्रॉक्सी वॉर अब बंद करो, प्रॉक्सी वॉर अब बंद करो। और जितने भी समर्थित संगठन है, आतंकी संगठन, उनके अड्डों को हम तबाह करेंगे। 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ और संजीव श्रीवास्तव हैं, विदेश मामलों के जानकार। हम उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले संजीव जी, ये एक बात तय है, इजराइल अब यहां रुकने वाला नहीं है। शायद इसके बाद मिलिशिया टारगेट अगला हूती के बाद। देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इजराइल आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ कार्य करता है। और विशेष रूप से अगर आप प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की शख्सियत देखें तो एक वो बेहद हार्डलाइनर उनकी इमेज है। उनके जो एक्शंस रहे हैं, उनका पूरा जो इतिहास रहा है अभी तक का, लंबे समय तक वो इजराइल के प्रधानमंत्री रहे हैं और उन्होंने आतंकवाद के विरुद्ध मैसिव जो है कार्रवाइयाँ की हैं। और वर्तमान समय में जब इजराइल आतंकवाद के विरुद्ध अपनी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, तो ऐसे में जो भी आतंकी संगठन इजराइल के समक्ष चुनौती पेश करने की कोशिश करेंगे, इजराइल उनका मुंहतोड़ जवाब देगा, उनको नेस्तनाबूद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर सबसे बड़ा आतंकी हमला किया, तो उसके बाद से हमास के विरुद्ध इजराइल की सरकार ने एक युद्ध शुरू किया। ये जो आतंकवाद के विरुद्ध उनका युद्ध था, लेकिन हमास के समर्थन में जो अन्य आतंकी संगठन हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हूती हो, चाहे वो इराक और सीरिया में ऑपरेट कर रहे छोटे बड़े आतंकी संगठन हो, और जाहिर है कि सारे के सारे ईरानियन प्रॉक्सीज हैं। और इन्होंने हमास के समर्थन में इजराइल को इस युद्ध से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हमले करने शुरू किए। और अब हमास जब अपने पतन की पूरी तरह से कगार पे पहुंच चुका है, ऐसे में जो हिजबुल्लाह है वो लगातार अपने हमले बढ़ाता जा रहा था और हिजबुल्लाह का जो खतरा है वो इजराइल के ऊपर लगातार बढ़ता जा रहा था। हिजबुल्लाह भी 7 अक्टूबर या 7 अक्टूबर से बड़ी कोई घटना करने की जो साजिश है वो इजराइल के विरुद्ध रच रहा था। लेकिन ये जो आतंकी संगठन है, ये इजराइल के चरित्र को, इजराइल का जो वॉर फाइटिंग जो उसकी मशीन है, उसकी जो कैपेबिलिटीज है, उसको वो ठीक तरीके से ऐसा लगता है कि वो नहीं जानते हैं।
1961 में सुमित जी मैं बताना चाहूंगा, 1961 में जो 6 डे वॉर हुआ था, उसमें भी इज़राइल ने प्री एम्प्टिव स्ट्राइक की थी और वो स्टेट टू स्टेट वॉर था। और उसमें इज़राइल ने जो प्री एम्प्टिव स्ट्राइक के माध्यम से शत्रु को पहले से ही कमजोर कर दो, शत्रु को पहले से ही इतना ज़्यादा भयाक्रांत कर दो कि वो हमला करने के बारे में आप फिर सोच ना सके, इज़राइल ऐसी रणनीति पे काम करता है। और हिजबुल्लाह जब बड़े हमले करने की योजना बना रहा था, तो हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से अंदर से खोखला कर देना, कमजोर कर देना, उसको भयाक्रांत कर देना, उसकी रणनीति के तहत इज़राइल ने प्री एम्प्टिव ऑपरेशंस किए और जिसके तहत आपने देखा कि जो पेजर ब्लास्ट जी। और वॉकी टॉकी ब्लास्ट इत्यादि हुए, फिर एयर स्ट्राइक्स हुई 2006 के बाद की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की गई और अब तो उसकी जो टॉप लीडरशिप है वो भी एलिमिनेट हो चुकी है। तो ये इज़राइल का जो अभियान है वो इसी तरीके से आतंकवाद के विरुद्ध आगे भी मेरे जी, असेसमेंट के मुताबिक चलेगा और बिल्कुल। अगला जो निशाना है वो निसंदेह हूती है। हूती की जो लीडरशिप है उसको इज़राइल अब टारगेट कर रहा है। और वो टारगेट शुरू हो गया है। बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त, इजराइल ने होदैदा एयरपोर्ट पर बम बरसाए हैं। जबरदस्त बमबारी होदैदा एयरपोर्ट पर। आग की लपटों में घिरा दिखा होदैदा एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पर धमाके के बाद भीषण आग लगी। तस्वीरें देखिए, होदैदा एयरपोर्ट और पावर स्टेशन पर यह जबरदस्त स्ट्राइक किया गया है। 1800 किलोमीटर दूर यमन में यह भीषण स्ट्राइक की गई है। चारों तरफ आपको आग और धुएं का ऊंचा ऊंचा गुबार आपको नजर आएगा। धुआं धुआं लेबनान और अब सीरिया में हूती पर जबरदस्त अटैक। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवनाथ जी, हूती पर अटैक, फिर इसके बाद हो सकता है मिलिशिया। सवाल है कि ईरान के पास अब विकल्प क्या बचता है, क्योंकि सब तो ईरान के पाले हुए थे। जी हाँ, ईरान की जो लीडरशिप है वो इस वक्त बहुत ही पशोपेश में पड़ी हुई है। आयतुल्लाह खमेनी जो हैं वो अभी चाहते हैं कि उनके जो नए प्रेसिडेंट बने हैं पेजेश्कियन, वह ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड की मदद से एक भयंकर हमला प्लान करें इजराइल के ऊपर, जैसा कि ईरान ने अप्रैल के महीने में किया था। अप्रैल के महीने में ईरान ने 300 से ज्यादा ड्रोन, यूएवीज और बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल के ऊपर हमला किया था। हालांकि वो हमला ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था। सुनने में ये आ रहा है कि पेजेश्कियन जो हैं वो थोड़ा मॉडरेट हैं और वो चाहते नहीं है कि ईरान जो है या आईआरजी रिवोल्यूशनरी गार्ड जो है वो डायरेक्टली ईरान के साथ, इजराइल के साथ इस युद्ध में शामिल हो। इसलिए शायद ईरान फिलहाल हुती या हिजबुल्लाह की मदद से ही इजराइल के ऊपर हमला करता रहेगा। हाँ, ये भी है कि काफी सारे रिलीजियस ग्रुप जो हैं, इस्लामिस्ट ग्रुप जो हैं वो मजबूत हो रहे हैं उत्तरी इराक में या सीरिया के कुछ हिस्सों में। तो ये लोग जो छोटे छोटे गुट हैं ये भी शायद उत्तरी इराक से कूच करके सीरिया पहुंच जाएं और फिर सीरिया से गोलन हाइट की तरफ से इजराइल पर हमला करने की कोशिश करें। तो अभी फिलहाल ये लग रहा है कि इजराइल जो है अगले एक हफ्ते में हिजबुल्लाह को भी 70 से 80% तक डिग्रेड कर देगा और उसके बाद अपना पूरा जो ध्यान है यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई करने में लगाएगा। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज हिजबुल्लाह को लेकर। हिजबुल्लाह को फिर से खड़ा करने की तैयारी की जा रही है। सीनियर कमांडर को ईरान लेबनान भेजेगा। हिजबुल्लाह की मदद के लिए ईरान ने प्लान बनाया है। वहां पर कमांड सिस्टम, सुरक्षित संचार नेटवर्क बनाएगा ईरानी कमांडर। सीरिया के रास्ते बेरूत जाएंगे और इजराइल पर जवाबी हमला फिलहाल प्राथमिकता नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है, अमेरिका के सीनियर अफसर का भी ये दावा है कि अब हिजबुल्लाह को फिर से खड़ा करने की कोशिश। आप संजीव जी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अभी भी ईरान कह रहा है कि हम हिजबुल्लाह को खड़ा करेंगे। टॉप कमांडर मारा जा चुका है। हम इस सवाल के साथ आपके पास आते हैं, लेकिन अभी एक और चीज देख लेते हैं, क्योंकि वहां पर अब सवाल है कि कौन कौन देश इजराइल के साथ है, कौन कौन देश ईरान के साथ है। ये जरूरी है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या है इस वक्त। तो ईरान, इजराइल, रूस, अमेरिका, चीन, आप ये समझिए कि किसके साथ कौन है। ईरान वर्सेस इजराइल में सीरिया, लेबनान, यमन ईरान के साथ है और जर्मनी, जॉर्डन या फिर जो नाटो देश है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, वो इजराइल के साथ खुलकर खड़ा है। चीन और रूस जरूर पर्दे के पीछे है, खुलकर नहीं आया है, लेकिन सीरिया, लेबनान, यमन जैसे देश जो हैं वो जरूर ईरान के साथ खड़े हैं। ये एक बात जरूर संजीव जी मैं समझना चाहूंगा, अरब देशों में भी कहीं ना कहीं
बहुत एकजुटता नजर नहीं आ रही है। खासतौर पर सुन्नी समर्थित जो देश हैं वहां पर जरूर एक लाइन की निंदा भले ही कर दी गई, लेकिन हिजबुल्लाह का नाम तक नहीं लिया गया। और अरब देशों में भी एक बिखराव की स्थिति नजर आ रही है। जी, जी, बिल्कुल। देखिए, इसका बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसका कारण बहुत स्पष्ट है कि ये जो चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हुती हो, चाहे वो हमास हो, ये सभी जो है एक आतंकी संगठन है, ज़ाहिर है। और इनका जो लक्ष्य इस तरीके के इज़राइल के ऊपर हमले करने का ये रहा कि इज़राइल की जो सुन्नी अरब राष्ट्रों के साथ जो बातचीत चल रही थी, जो नॉर्मलाइज़ेशन की प्रक्रिया चल रही थी, उसको ये आतंकी तोड़ना चाहते थे। और उसके पीछे जो ईरान की पूरी शय थी, ईरान जो कि एक शिया बहुल राष्ट्र है, और जो सुन्नी जो मुस्लिम वर्ल्ड है, उसके साथ ईरान का शिया सुन्नी की वजह से भी एक टकराव रहता है। तो ईरान कभी भी ये नहीं चाहता था कि सुन्नी जो मुस्लिम्स हैं उनके इज़राइल के साथ संबंध नॉर्मलाइज हों। और अब्राहम एकॉर्ड्स के साइन हो जाने के बाद लगातार एक करके एक जो राष्ट्र थे सुन्नी, जो अरब मुस्लिम वर्ल्ड के जो राष्ट्र थे, वो इज़राइल को रिकॉग्नाइज करते जा रहे थे। यूएई ने रिकॉग्नाइज कर लिया था, बहरीन ने रिकॉग्नाइज कर लिया था, और सऊदी अरेबिया भी अब उसे रिकॉग्नाइज करने जा रहा था। तो ईरान और ईरान के द्वारा जो उसके पाले हुए जो ये आतंकी संगठन हमास ने जो 7 अक्टूबर को हमला किया, ठीक है। वो इज़राइल की जो सुन्नी अरब राष्ट्रों के साथ जो बातचीत चल रही थी उसको तोड़ने के लिए किया। हाँ। इसी वजह से आज और हिजबुल्लाह भी हमास के समर्थन में ही हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह की और मंशा भी जो इज़राइल को यूएन isolate में बेंजामिन नेतन्याहू ने दिखाया भी 2 पोस्टर के जरिए, एक ब्लेसिंग और एक कर्स। ब्लेसिंग में दिखाया कि कैसे यूएई के जरिए हम एक पुल बना रहे थे, एक कॉरिडोर बनाने की बात हो रही थी, एक चेन बनाने की बात हो रही थी, रिश्तों में सुधार की बात हो रही थी, लेकिन वहीं पर नज़र लगी और ईरान समर्थित संगठनों ने इजराइल पर हमला किया। बिल्कुल, इजराइल अब उन हमलों का जवाब ले रहा है, लेकिन इस बीच ईरान भी बौखलाया हुआ है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान की दुनिया से अपील, लेबनान के समर्थन में दुनिया आगे आए, ये अपील की जा रही है ईरान की तरफ से। पेजेश्कियान वहाँ के ईरान के पीएम हैं। उन्होंने कहा कि कई देश जो हैं वो अब लेबनान के समर्थन में आगे आने की अपील की जा रही है, यानी कि अब एकजुटता जताने की कोशिश की जा रही है, ईरान की घेराबंदी की कोशिश की जा रही है। यही सवाल जो मैं बार बार कर रहा हूं कि ईरान के समर्थन में अब कौन है? क्या ईरान के समर्थन में कोई खुलकर आने की ये हिम्मत अभी कोई कर पाएगा? खासतौर पर सुन्नी समर्थित जो संगठन, सुन्नी समर्थित जो वहाँ देश हैं जहाँ पर सुन्नी का शासन है। सीरिया में तो जश्न मनाया गया, वहाँ पर भी सुन्नी समर्थक हैं जिन्होंने जश्न मनाया नसरल्लाह के मारे के बाद। तो पेजेश्कियान की अपील, 5 बड़ी बात समझिए। पेजेश्कियान ने कहा कि लेबनान में जो हवाई हमला हुआ है वो अभी भी जारी है, और इन हवाई हमलों को लेकर ज़रूरी है कि दुनिया आगे आए। इजराइल के हमले बर्दाश्त से बाहर हैं, इजराइल को कड़ा जवाब देना बेहद ज़रूरी है। ये तीसरी बड़ी बात, अरब मुस्लिम देश चुपचाप नहीं देख सकते हैं, और इस वक्त पूरे अरब की सुरक्षा खतरे में है। अब पूरे अरब की सुरक्षा खतरे में है, ये ईरान की पीएम की तरफ से अपील की जा रही है। और इस अपील के पीछे मकसद ये है कि साहब हम खतरे में नहीं हैं, अब पूरा अरब खतरे में है, इसलिए एकजुट हो जाएं, अरब और मुस्लिम देश एकजुट हो जाएं। और ये मायने यही हैं कि अरब को अब महायुद्ध में धकेलने का कहीं ना कहीं प्लान है, एकजुट होकर इजराइल के खिलाफ अटैक का प्लान है, क्योंकि ईरान अकेले कुछ नहीं कर पा रहा है। उसके पाले हुए आतंकी संगठन को लगातार ध्वस्त कर रहा है इजराइल। यूके देवनाथ जी, ये अपील पेजेश्कियान की साफ तौर पर अब वो चाह रहा है कि साहब देखिए, अरब मुस्लिम देश को इकट्ठा होना होगा, नहीं तो इजराइल अब हमें भी अटैक करेगा। डर दिखाकर वो चाह रहा है कि अरब देश एकजुट हों और तब हम अटैक करें। जी हाँ, ईरान ने बहुत कोशिश की कि ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के सारे देशों को, 57 देश हैं, उनको जमा करके उनके साथ एक जॉइंट भागीदारी में एक युद्ध चलाया जाए इजराइल के विरुद्ध। लेकिन ऐसा होने में काफी सारी दिक्कतें हैं। जो ये ओआईसी के देश हैं, ये आपस में बटे हुए हैं। कुछ देश शिया हैं, कुछ देश सुन्नी हैं। ईरान जो है शिया देश है, तो सुन्नी देश खुल के सामने नहीं आते हैं मदद के लिए। इसी तरह से अगर आप दूर दराज के मुस्लिम देशों को देख लें, जैसे कि इंडोनेशिया है, मलेशिया है, वो लोग बहुत दूर हैं। उनको इस युद्ध से खास कुछ लेना देना नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता।
इसी तरह से अगर हम देखें गल्फ के जो देश हैं, चाहे अबू धाबी, कतार, यूएई, बहरीन, ओमान, ये सब जो देश हैं, ये लोग सब अमेरिका के साथ बहुत ही मजबूती से जुड़े हुए हैं। तो इनमें से कोई भी इजराइल के विरुद्ध ईरान के साथ में नहीं आएगा। अब बाकी जो देश हैं, अब जैसे इजिप्ट है, इजिप्ट ने 1978 में कैंप डेविड जी। एग्रीमेंट साइन कर लिया था इजराइल के साथ, और अब वो इजराइल का बहुत पक्का दोस्त बन गया है। आप तुर्की की बात कर लीजिए, तुर्की में एर्दोगान है, लेकिन तुर्की में नेटो का मेंबर है, और एर्दोगान की और तुर्की की बहुत ख्वाहिश है कि वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन जाए। जी। तो वो कोई भी ऐसा गलत कदम नहीं उठाएंगे जिससे कि, जैसे कि हिजबुल्लाह को हथियार देना, जिससे कि तुर्की के यूरोपियन यूनियन बनने के जो चांसेस है उनमें गड़बड़ हो जाए। और कौन बचा? और कोई नहीं। सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया तो खुद ही पिछले साल अक्टूबर के महीने में इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड साइन करने के लिए आतुर था, बहुत कोशिश कर रहा था। बाकी अब सीरिया बचे, बशर अल तो ये असद की अपील सरकार बेअसर तो साबित होने जा रही है। कुल मिलाकर ये अपील बेअसर साबित होने जा रही है। अरब मुस्लिम देश एकजुट नहीं है, और यही मैंने सवाल भी किया था कि अरब देशों में कहीं ना कहीं बिखराव नजर आ रहा है इजराइल के इस अटैक के बाद, और ईरान क्या करेगा ये समझ नहीं आ रहा है। लेकिन सवाल रूस को लेकर है, चाइना को लेकर भी है, और ये सवाल इसलिए भी क्योंकि खबर अभी आ रही है कि नसरुल्लाह की हत्या से मिडिल ईस्ट में तो तनाव है, लेकिन इसका असर रूस पर भी दिख रहा है। रूस के पीएम मिशुस्तिन का ईरान दौरा, युद्ध रणनीति पर रूसी पीएम चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति मसूद पिज़ेश्कियान से मुलाकात करेंगे। मिशुस्तिन इजराइल से बदला लेने का प्लान बनाएंगे। अब ये सवाल है कि रशिया का क्या रुख होगा? क्या रशिया खुलकर ईरान के समर्थन में आएगा? जहां पर अरब देशों में कई देश समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें, हम स्ट्रेटजी अपनाएं इजराइल के खिलाफ या नहीं। तो इजराइल के खिलाफ नहीं, जरूर अमेरिका के खिलाफ एक मौका रशिया देख रहा है। संजीव जी। आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो ऐसे मौके की तलाश में रशिया सदैव रहता है, और जहां कहीं भी उसे इस तरीके का अवसर मिलता है कि जिसमें कि अमेरिका के विरुद्ध कोई मोर्चाबंदी करने की बात हो, तो वहां पर रशिया प्रोएक्टिव तरीके से एंगेज करता है। लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि रशिया किसी तरीके का जो युद्ध है वो ईरान के साथ मिलकर के इजराइल के खिलाफ करेगा या अमेरिका के टारगेट करेगा, क्योंकि इस तरीके का जो स्टेट टू स्टेट वॉर आज के समय में जो महाशक्तियां एफर्ट नहीं कर सकती। आप देखिए तो रशिया यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है वो 2.5 वर्षों से भी ज्यादा समय का चल रहा है, लेकिन आज तक रशिया ने नेटो की टेरिटरी पर एक कोई सिंगल गोली तक नहीं चलाई है, कोई मिसाइल तक नहीं दागी। उसका कारण यही है कि जो महाशक्तियां हैं वो डायरेक्ट वॉर एफर्ट नहीं कर सकती, अमेरिका भी नहीं कर सकता और रशिया भी नहीं कर सकता। और जो डायरेक्ट जो कन्फ्रंटेशन महाशक्तियों के बीच में, न्यूक्लियर पावर्स हैं, सभी के पास सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज हैं, और जाहिर है कि यदि कोई डायरेक्ट अटैक महाशक्तियां एक दूसरे के ऊपर करने लगे तो ये तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, जो कि न्यूक्लियर वॉर में कभी भी बदल सकता है, और ये जो म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, जिसे हम मैट की सिचुएशन कहते हैं, उसको जी। जन्म देगा, और जिसमें कि कोई महाशक्ति, कोई विश्व का नेता नहीं जाना चाहेगा। तो लेकिन जो दबाव बनाने की जो रणनीति, पॉस्चरिंग करना, जहां गुटबंदी चल रही है उसमें अपना सहभागिता दिखाना, इस तरीके का जो कार्य है वो रशिया हमेशा से करता रहा है। और यहाँ पर जब ईरान जो भारी दबाव में है तो उसके साथ अपनी एकजुटता दिखा करके वो अमेरिका के समक्ष एक रशिया पॉस्चरिंग करने की कोशिश कर रहा है, और इसी प्रक्रिया में उनके जो प्रधानमंत्री हैं वो ईरान की यात्रा तो क्या पर जा क्या रहे हैं। क्या हथियार और तमाम जो एक्सप्लोसिव हैं, मिसाइल हैं, ये इस तरह से मदद कर सकता है रशिया? रशिया मदद कर रहा है। रशिया हथियारों के संदर्भ में जो है वो ईरान की मदद कर रहा है। ईरान ने भी रशिया यूक्रेन के युद्ध में उसे अनेक तरीके की ड्रोन्स प्रोवाइड कराए हैं। जो शाहिद ड्रोन है, कामिकाजी ड्रोन जिसे कहते हैं, वो ईरान के द्वारा ही प्रोवाइड कराए गए हैं। और रशिया और ईरान का जो डिफेंस कोऑपरेशन है हाल के वर्षों में काफी बड़ा है। रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद तो इसमें काफी गहराई आई है। लेकिन जहां तक रशिया के ईरान को सपोर्ट देने का प्रश्न है, तो ये जो सपोर्ट है वो हथियारों के माध्यम से, डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स के माध्यम से, विजिट्स वगैरह के माध्यम से होगा, लेकिन कोई डायरेक्ट इन्वॉल्व रशिया नहीं होना चाहेगा इस पूरे युद्ध में। बिल्कुल। आ रही है हमारे साथ एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। लेबनान में हमले के बाद अब हाइफा में हलचल तेज हो गई है। वहां घरों को छोड़ दूसरे शहर लोग जा रहे हैं। लाखों लोग दूसरे शहरों का पलायन कर रहे हैं। हालात ये हैं कि अब उनमें दहशत है कब बम बरस जाए आसमान से। लेबनान में हमला ऐसा नहीं लगातार एयर स्ट्राइक किया गया।
लोग अब घरों को छोड़कर दूसरे शहर शिफ्ट हो रहे हैं, लाखों लोग दूसरे शहरों का पलायन कर रहे हैं। एक तरफ तो लेबनान और अब हूती पर हमला, सीरिया में भी अटैक किया जा रहा है। सवाल यही है कि अब आगे क्या? देवनाथ जी, कहां तक ये जाएगा? इजराइल कब रुकेगा? जी। ये युद्ध जो है अब इस तरह से आगे बढ़ेगा कि दुनिया के जो सबसे पावरफुल देश है अमेरिका, वो शायद दिखाने के लिए बार बार ये बोलेगा कि हम इजराइल को सलाह दे रहे हैं कि इजरायली हमले को, युद्ध को बंद करें। लेकिन पृष्ठभूमि में अमेरिका जो है वो लगातार इजराइल को गोला बारूद, हथियार, मिसाइल्स, रॉकेट सप्लाई कर रहा है। तो अमेरिका इजराइल को इस तरह से तो मदद करता ही रहेगा कि इजराइल पहले हमास को खत्म कर दे, डिग्रेड कर दे, उसके बाद अब अगले हिजबुल्लाह को खत्म कर दे, डिग्रेड कर दे, और उसके बाद वो हूती विद्रोहियों को भी डिग्रेड कर दे। तो अमेरिका इस भावना में हमेशा काम करता है कि इजराइल जो है उसका एक अटूट मजबूत साथी है, और इजराइल की मदद से ही अमेरिका पूरे पश्चिम एशिया पर या अरब देशों के ऊपर या पेट्रोल, कच्चा तेल जो पैदा होता है उन सब देशों के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस रखना चाहता है। तो अमेरिका हमेशा इजराइल को मदद करता रहेगा, लेकिन थोड़ा दुनिया को बताने के लिए बीच बीच में स्टेटमेंट जारी करता रहेगा अमेरिका, कि वो बोल रहा है कि नेतन्याहू युद्ध बंद करें, कि अमेरिका नेतन्याहू से बोल रहा है कि युद्ध में सिविलियन कैजुअलिटीज कम करें। लेकिन इजराइल अमेरिका की भरपूर मदद लेकर इस युद्ध को आगे बढ़ाता ही रहेगा। ठीक है। हसन नसरल्लाह की मौत हुई, अब उसके बाद बदला, जरूर बदला लेने की आग तो है, गुस्सा तो है, खीज है, और यरूशलेम में वो खीज नजर आई। यरूशलेम में हिजबुल्लाह ने जबरदस्त अटैक किया है। यरूशलेम में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। तीसरी बार हिजबुल्लाह ने दागी है मिसाइल। हालांकि ये मिसाइल जो है इजरायली डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। ये टारगेट किया गया था जो आईडीएफ की मीटिंग पॉइंट है वहां पर। हिजबुल्लाह जरूर खीज में है, टॉप कमांडर मारा जा चुका है, वो बौखलाहट और खीज में वो बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहा है, लेकिन पता है कि इजराइल के पास डिफेंस सिस्टम मजबूत है और वो रॉकेट मार गिराए गए हिजबुल्लाह के टारगेट पर। आईडीएफ मीटिंग पॉइंट थी, तो इजरायली डिफेंस सिस्टम ने रॉकेट्स मार गिराए हैं। सवाल यही है कि संजीव जी, ये बदला, ये खीज है एक तरह से, अभी तो बदला लेने की स्थिति में है नहीं, लेकिन हिजबुल्लाह को दोबारा खड़ा करने की कोशिश ईरान की तरफ से की जा रही है, अपना कमांडर भेजा जा रहा है। आगे आपको लग रहा है कि ईरान और इजराइल में डायरेक्ट वॉर होगा, या अभी ईरान फिर से इन संगठनों को खड़ा करके भविष्य में अटैक करेगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ईरान इजराइल के ऊपर कोई युद्ध की घोषणा करेगा, युद्ध कोई कर पाने की वो स्थिति में है। और ईरान इस बात को जानता है, अच्छी तरह से जानता है कि यदि उसने इजराइल के विरुद्ध किसी युद्ध की घोषणा कर दी, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के पक्ष में और ईरान के विरोध में मैदान में सामने आ जाएगा। और यहाँ पर मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि अमेरिका और इजराइल, ये जो दोनों राष्ट्र हैं, इस बात की, इस अवसर की लगातार तलाश में रहते हैं कि कब उन्हें ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर हमला करने का मौका मिले। और यदि ईरान ने किसी तरीके का युद्ध छेड़ा, तो फिर अमेरिका को और इजराइल को उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को तबाह करने का अवसर मिल जाएगा, और जो कि मुझे लगता है कि ईरान के जो शासक हैं वैसा उन्हें अवसर नहीं देना चाहेंगे। वो कोई डायरेक्ट युद्ध में नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन जो अपने प्रॉक्सीज के माध्यम से, हिजबुल्लाह इत्यादि के माध्यम से जो ईरान अब हमले करने की साजिश रच रहा था, उसको भी अब बड़ी चोट पहुंचा दी गई है। हमास तो अपने पतन की कगार पे है, हिजबुल्लाह भी काफी डिग्रेड हुआ है इधर के जो हमले हुए हैं। लेकिन अभी भी जो हिजबुल्लाह ने जो टनल्स बना रखी हैं, जिस तरीके से हमास ने गाजा में बड़ी दूरी और का जो टनल का जाल बिछा रखा था, उसी तरीके का टनल का जाल हिजबुल्लाह ने लेबनान में बिछा रखा है। और उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन्स और रॉकेट्स इत्यादि बहुत हैं, टैंक्स वगैरह की भी उनके पास कैपेबिलिटीज हैं। तो ये जो इजराइल का जो ऑपरेशन है वो हिजबुल्लाह के विरुद्ध आने वाले समय में जारी रहेगा। और ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि जैसा कि बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि जब तक हम खत्म नहीं कर देंगे तब तक रुकेंगे नहीं।
तो मुझे लगता है हिजबुल्लाह का कमांडर, टॉप कमांडर मारा गया, प्रमुख नसरुल्लाह मारा गया, लेकिन अभी हिजबुल्लाह की ताकत में जो कुछ भी बचा हुआ है हथियार, जो कुछ भी उसका बैलिस्टिक मिसाइल है या फिर रॉकेट लॉन्चर्स हैं, जो भी उसके ठिकाने हैं, उन सबको तबाह करके ही दम लेगा। दूसरी तरफ हूती पर भी अटैक। तो फिलहाल इजराइल लगातार अटैक कर रहा है, ईरान को समझ नहीं आ रहा क्या करें। अरब देशों में भी एक अलग स्थिति है कि कौन ईरान के साथ जाए, कौन इजराइल के साथ जाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया यूके देवनाथ जी आपका और संजीव श्रीवास्तव जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। छोटा सा ब्रेक की उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।